कि आज भी प्रदेश में, आज भी देश में दलितों के साथ ठीक नहीं हो रहा साहब। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान के अनुसार आज भी सभापति महोदय दलितों को घोड़ी से नीचे उतारना, दलितों पर जुल्म करना और उस जुल्म के साथ जो सामंतवाद की बू आ रही, वो थोड़ा सा इनको ठीक करो। उसके पीछे भी जहां जगह ढंग से करवा लोगे तो भाई साहब ही आएंगे नजर। ये भाई साहब ही हैं, ये भाई साहब ही। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश आगे तभी बढ़ेगा जिस देश के अंदर कोई भेदभाव नहीं बचेगा। इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन की कदर होगी, इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीम्बल के एक एक शब्द की व्याख्या मजबूत होगी, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल का राज्य राजस्थान तब आगे बढ़ेगा जब इस प्रदेश के अंदर तेजी से दलितों के साथ अन्याय होना बंद होगा। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा कि जातियों की बात से आगे निकल करके अगर गरीब की बात करी जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना में कह तो ये रहे हैं कि हम गरीब को मकान देंगे, लेकिन मैं राजस्थान के उस इलाके से आ रहा हूं जहां गरीब को केसीसी, थोड़ी थोड़ी जमीन है मेरे इलाके में गरीब को, उस गरीब को केसीसी भी बनाई हुई है 2, 4, 5 बीघे में, एक भी मकान नहीं मिलता जिसने केसीसी बनाई हुई है। एक तरफ कह रहे हैं कि हम गरीब को मकान देंगे और दूसरी तरफ शर्त लगा दी कि गरीब कोई मकान नहीं ले सकता अगर उसने केसीसी बनाई है। ये क्या उम्मीद करते हैं कि गरीब भूमिहीन हो? एक तरफ तो मांग करें कि गरीब को भी जमीन दो, गरीब को जमीन देनी चाहिए, और दूसरी तरफ जिस गरीब ने जमीन पर केसीसी बना ली उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। सभापति महोदय, मैं आप सब साथियों को ये बात कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर एक सबसे बड़ी और देश के अंदर सबसे बड़ी चीज चल रही, आज आवश्यकता की मुख्य चीज है वो है बिजली। उस बिजली में जिस तरीके से आज दिक्कतें प्रदेश की जनता के सामने आ रही, वो दिक्कतें उसके समाधान करने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं ऊर्जा मंत्री से कहना चाहता हूं, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री से, जो बीजेपी के राज में हो रहा था बिजली में, वो आपके राज में भी हो रहा। अन्य देय के नाम पर, फ्यूल चार्ज के नाम पर प्रदेश की जनता राज्यपाल के अभिभाषण में सुनना चाहती थी कि घरेलू बिजली के दाम भी घटेंगे। इसलिए आप 23 तारीख को आने वाले मुख्यमंत्री जी के बजट में प्रदेश की जनता को राहत देने का काम करेंगे। पार्ट 2 करने के लिए सबसे बड़ा कदम है किसान की बिजली फ्री हो और घरेलू बिजली में आपको दाम कम करने हैं। फिर देखते हैं पार्ट 2 से रोकता कौन है। इनसे डरने की जरूरत नहीं, ये तो अब से ही छट जाएंगे, अब से कम हो जाएंगे। ये जिस टाइप की लो लेवल की बातें कर रहे हैं, आप तो चिंता ही छोड़ो इनकी। मैं कहना चाहता हूं, किसानों की कर्ज माफी पर सदन में कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, बीटीपी, अन्य निर्दलीय सारे लोग एकजुट होंगे मेरे ख्याल में। अगर एकजुट नहीं है, केंद्र सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजते, तो फिर कर्ज माफी की बात ना टके। सहकारी समिति में जो कर्जे माफ हुए, उसके बाद कॉमर्शियल बैंक के जो कर्जे बचे, उसके लिए सदन में ये प्रस्ताव मैं लेकर के आता हूं और मैं दस्तखत कराऊंगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ रुपए करे एमएलए लैंड के, उसी तरीके से सारे लोग बड़ा दिल रखते हुए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाएंगे कि सारे किसानों का कर्जा माफ कॉमर्शियल बैंकों का भारत सरकार करे, और 90-10 की स्कीम इस तरीके से बैंकों में सेटलमेंट की प्रस्तावित की गई है, उस स्कीम को आगे बढ़ाने का काम करे। आज प्रदेश का किसान खुशहाल होगा, प्रदेश का नौजवान खुशहाल होगा, उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। मैं एक तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने एक मोहल्ला क्लिनिक की बात करी थी। मोहल्ला क्लिनिक कितना धरातल पर आया है, ये तो शायद उस दिन वो बात पेश करेंगे, लेकिन कई जगह खुले। कोरोना में जो सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति ठीक हुई है, मैं कहता हूं मोहल्ला क्लिनिक को और ठीक करने की जरूरत है। मोहल्ला क्लिनिक मजबूत होगा
तो लोगों का स्वास्थ्य ऊंचा होगा। लोगों का स्वास्थ्य ऊंचा होगा तो लोग शाणे होंगे। लोग शाणे होंगे तो पढ़ेंगे। लोग पढ़ेंगे तो फिर बीजेपी में नहीं रहेंगे। जहां लोग पढ़ लेंगे वहां फिर लोग बीजेपी में नहीं रहेंगे। एक बार संसदीय मंत्री जी केरल में कोई बीजेपी का एमएलए जीत गया, तो वहां पत्रकारों ने पूछा केरल के मुख्यमंत्री से और ये कहा कि ये बीजेपी का आदमी कैसे जीत गया। तो उसने माफी मांगी और यह कहा कि जिस इलाके में बीजेपी जीती है वहां जरूर हमारी शिक्षा व्यवस्था कमजोर रही है, भविष्य में शिक्षा व्यवस्था वहां मजबूत करेंगे। अगले चुनाव में बीजेपी का खाता ही नहीं खुला। मैं कहना चाहता हूं आदिवासियों में इनके 15 आदमी जीते हुए हैं। आप तो 100 स्कूल खोल दो, ये कभी नहीं जीतेंगे, ढाकी लग जाएगी। गिन के 100 स्कूल खोल दो। एक तो मैं खुलाया मुख्यमंत्री से मांग करके, 99 और खोलने, 99 डोटासरा जी आप खुला दो, ये नहीं जीतेंगे लोग। जब शिक्षा आ गई ये बावड़ पर नहीं बचता। फिर आपने कभी भी किसी भी सदन में, आप तो 5-5, 7-7 पर जीत के आए हो, नारे लगते हुए देखे होंगे, आवाज देखी होगी, धरना प्रदर्शन देखा होगा, ये रोआ कुका देखा है क्या कभी? भाई किसी सदन में ये रोआ कुका होता है क्या? ये क्या मांग कर रहे हैं इनको खुद को नहीं पता। इसलिए मैं राजस्थान की सरकार से मांग करना चाहता हूं, जहां जहां ये भाई जीत के आ रहे हैं वहां स्कूलों को मजबूत करने का काम करें। सभापति महोदय में मेरी बात एक और बहुत जरूरी है। राजस्थान में जब संकट आया था कोरोना संकट के समय जो ही मुख्यमंत्री जी ने 1,500 हजार रुपए दिए, 2-2 हजार रुपए दिए शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी का संकट आया तो हाथों-हाथ नरेगा शुरू करी थी। उस नरेगा में भारत की सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए कम करे हैं। 25,000 करोड़ रुपए कम करने का मतलब यह है कि नरेगा का दम घोटना चाहते। राजस्थान की सरकार को नरेगा पर ध्यान देना है और नरेगा के तहत गांव में हो रहे विकास के काम और नरेगा के तहत श्रमिकों को मिल रही मजदूरी की हम सबको मिलकर के हिफाजत करनी है। अगर हम नरेगा की हिफाजत नहीं कर पाएंगे, अगर हम किसान की हिफाजत नहीं कर पाएंगे तो ये अदानी और अंबानी को देश बेच देंगे। ये पीछे नहीं हटेंगे। इनको शर्म भी नहीं आती इस मसले में। ये और है, अदानी अंबानी का नाम लेके कुछ भी कह दो, शंका नहीं आता इनको, क्योंकि ये काम उसी के लगे हुए हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि देश की जनता ने अपने एक एक खून पसीने की कमाई से पैसे दिए, राजस्व दिया, उससे रेल आई, उससे तेल की कंपनियां बनी, उससे हवाई जहाज के एयरपोर्ट बने, उससे हमारे पोस्ट ऑफिस खुले, उससे हमारे बड़े बड़े संस्थान बने, उससे हमारे 9 रत्न बने, इस्पात का कारखाना, सीमेंट का कारखाना, लोहे का कारखाना, स्टील का कारखाना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, बेटे के बापों ने सारे बेच दिए, सारा सामान बेच दिया। अब एक ही काम लगे रहते हैं कि साहब 2022 वाली बात तो गई, आमदनी दुगनी होने की बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं 2047 में आमदनी दुगनी होगी। 2047 यानी मुझे अचंभा हो रहा है कि एक देश का प्रधानमंत्री ऐसे पलटी कैसे मार सकता है। मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर इसलिए देश के प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहा हूं कि मैं हिंदुस्तान के इस संविधान की छाया में जी रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के इन 5 लाइनों की छाया में जी रहा हूं। इसलिए मैं महसूस कर रहा हूं अगर मेरा देश कमजोर होगा, मेरा संविधान कमजोर होगा तो राजस्थान आगे कितने दिन बढ़ेगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपसे एक बात नरेगा की बीच में रह गई। सभापति महोदय, नरेगा में जब काम पर मजदूर जाते हैं उन मजदूरों का एक रखवाड़ा होता है, उसको मैट बोलते हैं। मैट के पैसे पिछले 2 साल से नहीं आ रहे। केंद्र की सरकार मैट के पैसे नहीं दे रहे। यानी जो उनका हेडमास्टर है, 40 का एक मस्टोल है, उसमें 40 मजदूर लगते हैं। मजदूर की मजदूरी तो अभी आ रही है लेकिन मैट के पैसे नहीं आ रहे। मैटों का एक डेलीगेशन आया कि साहब हमें पैसा नहीं मिला। मैंने पूछा कितने दिन से, बोले 2 साल से नहीं मिला। सभापति महोदय, मुझे तो लग रहा है ये 25,000 करोड़ इस बजट में कम रखें
तो अगली बार ये मजदूरों का पैसा भी नहीं देंगे। सदन की सभापति बैठक महोदय दिनांक सुन सकती 11 फरवरी 2022 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।